नमस्कार। इस वीडियो में हम ये पाठ करते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास में से जो प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं उनमें प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है या साम्यवादी योजना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताया और उसके ही अगली कड़ी प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्लेटो का कहना है कि रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य है उसकी स्थापना के लिए जो शिक्षा सिद्धांत है जो नागरिकों में सद्गुण उत्पन्न करता है और न्याय की व्यवस्था करता है, उसके माध्यम से यदि वो विपरीत वातावरण में सह दार्शनिक शासन करने के योग्य जो अभिभावक वर्ग है, यदि वो विपरीत वातावरण में रहेगा, विपरीत वातावरण शिक्षा से जो उत्पन्न सद्गुण है उनको नष्ट कर सकता है। इस वातावरण को सही बनाए रखने के लिए या शिक्षा से उत्पन्न सद्गुणों को यथा संभव अच्छे वातावरण में पुष्ट तो होने के लिए बचाए रखने के लिए उसने अपनी एक साम्यवादी योजना प्रस्तुत की है, जो नागरिकों को आदर्श नागरिक के रूप में भी बनाए रखती है और वो उचित वातावरण है वो साम्यवाद ही उसका निर्माण कर सकता है। यह ध्यान रहे कि यह साम्यवादी जो सिद्धांत है वो वर्तमान साम्यवाद से पूर्ण रूप से भिन्न है। प्लेटो का जो उद्देश्य है वो भी वर्तमान साम्यवाद से भिन्न है। वर्तमान साम्यवाद का जहाँ उद्देश्य समाज में विषम आर्थिक विषमताओं को दूर करके समतावादी समाज की स्थापना करना है, लेकिन प्लेटो का उद्देश्य रिपब्लिक का जो दार्शनिक शासक है, न्याय व्यवस्था है, उसकी स्थापना के लिए उचित वातावरण निर्माण करना है। सबसे पहले हम ये जान लें कि प्लेटो साम्यवाद के जो दो प्रकार का साम्यवाद है उसका प्रतिपादन करता है, जो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। पहला है परिवार विषयक साम्यवाद और दूसरा है संपत्ति विषयक साम्यवाद। अभिभावक वर्ग के लिए जो पहला साम्यवादी सिद्धांत है वो है संपत्ति विषय। उसके अनुसार प्लेटो का कहना है कि अभिभावक वर्ग के पास केवल उतनी ही संपत्ति रहेगी जितना जीवन यापन के लिए उसे परम आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि उसके पास जितनी भी कोई भी संपत्ति आवास भंडार होगा वह सबके लिए खुला रहेगा, वो खुद की निजी संपत्ति नहीं होगी। उसे साथ ही सोने या चांदी का स्पर्श भी नहीं करना होगा। प्लेटो संपत्ति विषय साम्यवादी सिद्धांत है, इसका समर्थन में कुछ तर्क देता है। उसका कहना है कि प्लेटो के अनुसार संपत्ति व्यक्ति में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसलिए अभिभावक वर्ग है जिस पर समाज में शांति व्यवस्था शासन करने का दायित्व है, वो उसको निर्भर करना है, डिपेंड करना है, तो उसको संपत्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें भोग की प्रवृत्ति इससे बढ़ती है। संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, जिससे उसमें विवेक और साहस कुंठित हो जाता है। ऐसा प्लेटो का मानना है कि संपत्ति का साम्यवाद या अभिभावक वर्ग के पास कोई निजी संपत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसमें साहस और विवेक का हानि पहुंचाए। इसी प्रकार प्लेटो कहता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो शासन का आधार योग्यता के स्थान पर उसमें धन ले लेगा। इसलिए शासन का जो आधार है वो विवेक ही होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि शासक पर की कोई निजी स्वार्थ या संपत्ति में रुचि नहीं हो। अगला तर्क प्लेटो देता है कि निजी जो संपत्ति है के अंत के साथ शासक वर्ग संपत्ति को लेकर आपसी प्रतियोगिता और ईर्ष्या में भी भाग नहीं लेगा, या वो प्रतियोगिता ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि संपत्ति संघर्ष और विवादों का कारण रहती है। जैसा कि भारत में
विवाद की एक जड़ धन को भी बताया गया है। ये आपसी प्रतियोगिता और संघर्ष, कलह और विवादों को बढ़ावा देती है। और इससे फायदा ये होगा कि राज्य में जब संघर्ष नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगी, तो राज्य की एकता सुदृढ़ रहेगी, जो कि प्लेटो के साम्यवाद का एक उद्देश्य है। तत्कालीन यूनान की जो अराजकता है उसको दूर करने का उद्देश्य भी प्लेटो की साम्यवादी योजना का एक लक्ष्य है। एक तर्क प्लेटो ये देता है कि संपत्ति के साम्यवाद शासक अपना समस्त समय और ध्यान अपनी कार्यकुशलता की वृद्धि में लगा सकेगा यदि वह संपत्ति विषय या आर्थिक आवश्यकताओं से उसे इस प्रकार से दूर कर दिया जाए या उससे विलग कर दिया जाए और उसकी चिंताओं को इस सिद्धांत के द्वारा निवारण कर दिया जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद के साथ साथ जो व्यवस्था करता है उसका उद्देश्य अभिभावक वर्ग को न्याय व्यवस्था के लिए प्रेरित करना और दार्शनिक शासक है उसमें जो सद्गुण शिक्षा के द्वारा उत्पन्न हुए वो नष्ट ना हो या कुंठित ना हो। दूसरा जो साम्यवाद का सिद्धांत है वह है परिवार विषयक साम्यवाद। ये एक अनूठी योजना है प्लेटो की। तो उसमें प्लेटो कहता है कि संपत्ति के साम्यवाद के साथ साथ अभिभावक वर्ग के लिए परिवार के साम्यवाद को भी वह आवश्यक मानता है। प्लेटो का कहना है अभिभावक के स्त्री पुरुष आपस में स्थायी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे के पति पत्नी होंगे और उसमें उत्पन्न संतानें सबकी सामूहिक संतान होगी। न कोई अपने माता पिता वास्तविक बच्चों को खोज पाएंगे और न बच्चे अपने वास्तविक माता पिता को। इस प्रकार से प्लेटो खुले जो आदिम समाज है उसके तरह से समाज का प्रारूप है उसको मान्यता देता है और उसके कुछ तर्कों के आधार पर उसका समर्थन भी करता है। उसका कहना है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह यदि हो जाएगी तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे इसमें स्त्रियां भी मुक्त होकर प्रशासन के कार्यों में भाग ले सकेंगी। परिवारों में संघर्ष का अंत होगा जिससे राज्य की एकता में वृद्धि होगी। प्लेटो के अनुसार इससे स्वस्थ श्रेष्ठ संस्थानों की प्राप्ति संभव होगी। इसी प्रकार से अभिभावक जनसंख्या संतुलन का कार्य कर सकेंगे। अभिभावक परिवार कार्यों से स्वतंत्र होकर राज्य के लिए कार्य कर सकेंगे। उन्हें परिवार की कोई टेंशन नहीं होगी। इस प्रकार अभिभावक वर्ग है उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है वो विस्तार पूर्वक उसमें विचार करता है और इसीलिए मैक्सी ने प्लेटो का जो साम्यवादी विचारक है वो प्लेटो को मैक्सी आधुनिक साम्यवादियों का प्रवर्तक कहता है। लेकिन प्लेटो के साम्यवाद और वर्तमान साम्यवाद में समानताओं के साथ साथ असमानताएं ज़्यादा है। संक्षेप में हम समानताओं पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे समानता है कि दोनों व्यक्ति की तुलना में समाज और राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, आधुनिक साम्यवाद भी और प्लेटो भी। दोनों व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देते हैं, अधिकारों की बात कम से कम करते हैं। दोनों वर्ग संघर्ष और शोषण का अंत करना चाहते हैं। दोनों निजी संपत्ति की संस्था को अंत करने पर बल देते हैं। दोनों स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास रखते हैं। यदि प्लेटोवाद या प्लेटो का साम्यवाद है उसका गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में सतही समानताएं हैं। ये आधारभूत अंतर उनमें बहुत गहरे हैं और वह साम्यवादियों में प्रमुख नहीं कहा जा सकता इस रूप में कि वह असमानताएं बहुत गंभीर हैं। तो दोनों में जो अंतर है सबसे पहला यही है कि प्लेटो का साम्यवाद का आधार आदर्शवाद या दर्शनवाद है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का आधार भौतिकवाद है।
प्लेटो का साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है। वह कुशासन और भ्रष्टाचार को मिटाकर राज्य की एकता की स्थापना करना चाहता है, किंतु आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। वह आर्थिक शोषण को समाप्त करके समतावादी समाज की स्थापना करना चाहता है। इसी प्रकार से प्लेटो का जो साम्यवादी विचार है उसमें राज्य को प्राकृतिक और नैतिक संस्था मानता है। वही आधुनिक साम्यवाद है राज्य को निजी संपत्ति की व्यवस्था से उत्पन्न एक वर्गीय संस्था मानता है। आधुनिक साम्यवाद के अनुसार जब वर्गहीन और राज्यहीन समाज की रचना होगी या वर्गहीन समाज की स्थापना होगी तो राज्य समाप्त हो जाएगा, जो कि प्लेटो राज्य को समाप्त करने की बात नहीं करता। प्लेटो की जो साम्यवादी धारणा है वो आदर्शात्मक और नैतिक है। वही आधुनिक साम्यवाद है राज्य को एक निजी संस्था मानता है या निजी संपत्ति की व्यवस्था से उत्पन्न एक वर्गीय संस्था मानता है। इसलिए वह कुलीन जो क्या कहते हैं आधुनिक साम्यवाद का जो वर्गीय समाज की रचना होगी तो राज्यहीन समाज अपने आप स्थापित हो जाएगा, ऐसा वो तर्क देता है। इसी प्रकार से प्लेटो का साम्यवाद है वह कुलीन तंत्रीय है, जिसमें शासन का नियंत्रण दार्शनिक वर्ग के हाथ में सौंपता है। और आधुनिक साम्यवाद है उसका जन्म कुलीन वर्ग की जो संस्कृति है उसके विरोध में ही हुआ है। वह वर्गहीन समाज की जो बात करता है वो जनवादी जनतंत्र का समर्थक है, जिसका उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, जबकि कुलीन तंत्र का वह पूर्ण रूप से विरोधी है। प्लेटो का साम्यवाद 3 वर्गों पर बल देता है, जबकि तीनों वर्गों को बनाए रखते हुए वह उनमें वर्ग सामंजस्य की बात करता है। वही आधुनिक साम्यवाद है वो वर्ग संघर्ष की बात करके वर्ग संघर्ष के द्वारा वर्ग है उनमें मजदूर वर्ग की विजय की बात करता है और पूंजीवादी वर्ग है या बुर्जुआ वर्ग है उसकी समाप्ति की घोषणा करता है। इस प्रकार प्लेटो का साम्यवाद दोनों वर्गों पर लागू होता है। अन्य जो वर्ग है या जो तीसरा वर्ग है आर्थिक आधार पर वर्ग, उसके लिए किसी प्रकार की साम्यवादी योजना प्लेटो के रिपब्लिक में नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो अर्ध साम्यवादी है। प्लेटो का साम्यवाद नगर राज्य तक सीमित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद विचारों की दृष्टि से उसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है और वह राष्ट्र राज्यों पर लागू किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में कि वह मजदूरों से घोषणा करता है कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए गुलाम की बेड़ियाँ हैं और पाने के लिए सारे संसार का साम्राज्य। इस प्रकार से हम प्लेटो का साम्यवाद संपत्ति के साथ साथ परिवार के क्षेत्र में भी लागू होता है, जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो केवल संपत्ति के क्षेत्र में ही लागू किया जाता है। तो ये कुछ मूलभूत समानताएं हैं और असमानताएं हैं जो दोनों में है। कुछ असमानताएं और भी हैं, जैसे आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से प्लेटो का साम्यवाद है वो उपभोग की क्रिया से संबंधित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद उत्पादन के साधन से संबंधित है। इसी प्रकार से प्लेटो शासक वर्ग को राजनीतिक सत्ता तो सौंपता है किंतु उसे आर्थिक शक्ति से वंचित रखता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद इससे बिल्कुल अलग है। वह आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के पृथक्करण की व्यवस्था करता है। आधुनिक साम्यवाद सर्वहारा वर्ग के अन्यायिक तंत्र को में सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक शक्ति के साथ साथ उसको आर्थिक शक्ति भी प्रदान करता है। प्लेटो का साम्यवाद शांति पर आधारित है, आधुनिक साम्यवाद क्रांति पर आधारित है। तो ये मूलभूत अंतर है। इसी प्रकार प्लेटो का साम्यवाद पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है, इसलिए इसे कभी व्यवहार में लागू नहीं किया जा सका है। तो आधुनिक साम्यवाद व्यवहारिक रूप में सोवियत संघ में मजबूत क्रांति के माध्यम से लागू हुआ है और बहुत सारे देशों में यह चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा आदि में यह सफलतापूर्वक काम भी कर रहा है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि दोनों में समानताएं सतही हैं, आंशिक है, और वही अंतर है जो आधारभूत है। दोनों साम्यवादी व्यवस्थाओं का आधार भी भिन्न नहीं है किंतु एकदम विपरीत प्रकार का है। प्लेटो का साम्यवाद का आधार प्रत्यक्षवाद है
जबकि आधुनिक साम्यवाद का आधार भौतिक है। धन्यवाद।